हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपकी नई यूनिट है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट हो जाएगी और मैराथन में कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स जो है वो इसी मैराथन के अंदर कंप्लीट कर दूं। जैसे ही मैराथन हो जाएंगे वैसे ही मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी, इसीलिए ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि एमसीक्यूज कब आएंगे। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आऊंगी, एमसीक्यूज के मैराथन भी लेकर आऊंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अभी आप लोग क्या करोगे कि अभी आपके पास टाइम कम है तो आप लोग एमसीक्यू की तरफ भागोगे। यही सबके साथ होता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी होती है। अभी आएगा तो आप लोग एमसीक्यू 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 सॉल्व कर लो, जितना हो सके 1000 एमसीक्यू कर लो, जितना हो सके 2000 एमसीक्यू कर लो, कि घंटे की क्लास देख लो, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। ये चीज मैं पहले कर चुकी हूँ अपने लाइफ में भी। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि आप एमसीक्यू पे भागते हो, आप थ्योरी पे नहीं जाते। ये 99% जो बच्चे हैं वो यही करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एमसीक्यूज पे ना भागें जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसमें से चाहे कितने भी एमसीक्यूज आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट एमसीक्यू को देख देख के अगर आप लर्न करोगे तो उससे एग्जाम में क्लियर कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों ले रही हूँ, वैसे बहुत बेसिक था ये टॉपिक। इसको चाहे तो हम लोग स्किप कर सकते थे, पर मैंने इस बार इसको स्किप इसलिए नहीं करा कि इस बार जो है आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, यानी 4 नंबर आपके यहाँ से क्वेश्चन आए थे। वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बेसिक चीजें उनको ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बोरिंग ज्यादा ना हो लेक्चर, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि एक लाइन में आपको डिस्क्राइब कर दूं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है उस चीज की पढ़ाई करना, स्टडी करना एक इंडिविजुअल के बारे में बोला गया है। माइक्रो का मतलब आपको पता है ना, छोटी सी चीज। माइक्रो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो हम बहुत छोटी चीज के लिए यूज करते हैं कि माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है, इंडिविजुअल फॉर्म की, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक फर्म जो है वो चॉइस करती है कि अपने रिसोर्सेज वो कहाँ कहाँ लगाएगी। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम यही है कि स्कैरसिटी, रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं, बहुत ही कम रिसोर्स होते हैं और इतना आपको दिमाग लगाना होता है उन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिएगा एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल फर्म की बात करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ले लीजिए, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हूँ, अगर कोई मुझे स्टडी करना चाहता है, मेरे बिहेवियर की स्टडी करना चाहता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। एक पर्टिकुलर एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब। उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री को स्टडी करना है अब आपको। अभी देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में से जब आप मुझे स्टडी कर रहे थे एज ए इंडिविजुअल, या आप किसी एक फर्म को कर रहे थे, लेकिन मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत वाइड फिनोमेना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर आपको टोटल पढ़ना पड़ता है, टोटल कंट्री का, टोटल कंट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को, कोई भी पर्टिकुलर चीजें उठा सकते हो आप। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल करूँ, अपने कॉफी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, कॉफी का मार्केट किस तरीके से, पर्टिकुलर आपने पढ़ा है ना, कॉफी कॉफी थोड़ी ना इंडिया में चल रही है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल इकोनॉमिक, यानी आपकी सेवरल मार्केट सेगमेंट्स को वो स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए इतना याद रखिएगा, माइक्रो जो है ना वो घूम फिर के प्राइस डिमांड पे ही रहता है। इसके ज्यादा, इसके आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ ही नहीं पाया कभी भी। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, 11th 12th, आपकी ग्रेजुएशन, आपके मास्टर्स में कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस और डिमांड के इधर इधर ही घूमता रहता है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, यानी आपका क्या इनकम है, जीडीपी क्या है। अब देखिए जीडीपी कोई पर्टिकुलर तो नहीं होता ना कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की जीडीपी होती है। जीडीपी आपकी टोटल कंट्री में कितना आउटपुट है वही तो जीडीपी है। ठीक है, कितना बेरोजगारी है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर के बारे में नहीं है, ये पूरी कंट्री के बारे में बात है, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करता है, लेकिन मैक्रो जो है वो पूरे एक्सटर्नल इश्यूज को सॉल्व करता है। अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्रोडक्ट प्राइसिंग आते हैं, और आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे अभी मैंने बोला नेशनल इनकम है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, ये आता है।
साथ ही साथ अब ये यूजफुल होता है प्राइस को रेगुलेट करना। मैंने कहा ना प्राइस डिमांड से बाहर ये माइक्रो जाता ही नहीं है, तो ये इसी चीज में यूजफुल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये पूरे मेजर इश्यूज की बात होती है। महंगाई जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे लिए महंगाई नहीं है बेटा ना। अगर मैं आपको बोलूँ एज अ इंडिविजुअल, सिर्फ मेरे लिए महंगाई थोड़ी ना है, या आपके लिए महंगाई थोड़ी ना है, तो पूरी कंट्री में महंगाई की बात हो रही है ना। इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की, राइजिंग प्राइस की, पॉवर्टी, एज अ होल देखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया हो। और क्वेश्चन इन्हीं में से एक आया था कि आपको ऑप्शंस दे दिए थे और आपको बताना था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से फैक्टर्स है और मैक्रो के अंदर कौन से फैक्टर्स है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो आप पढ़ लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको बोला इंडिविजुअल मार्केट, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई ऑफ गुड, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। मैक्रो के अंदर होल इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और यही से ये क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। और इस बार आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकता है। एनटीए कभी भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। एनटीए का आप जो है ना प्रेडिक्टेबल नहीं है, एनटीए बिल्कुल भी नहीं है कि क्या पेपर इस बार आएगा, आगे क्या आएगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से पेपर जो भी बनाते हैं, कभी वो उल्टा सीधा पेपर बन जाता है, कभी इतना इजी बना देते हैं। तो उनका उनके ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही, कहते हैं ना, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है एनटीए को कि एग्जाम में क्या आएगा। बट आपको छोड़ना नहीं है, बेसिक चीजें भी नहीं छोड़नी, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम के पेपर एनालिसिस किए हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले हुआ करता था 2 साल 3 साल पहले जब डीपली क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब इतना डीप नहीं पूछा जा रहा है, तो वो आप लोगों के लिए काफी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, इट इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। यानी इसका सिंपल सा मतलब है जो चीज आप छोड़ देते हो बेटा, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं वीट की जो है वो कल्टीवेशन करूं, या तो मैं राइस की कल्टीवेशन करूं। मेरे पास जमीन का टुकड़ा था, या तो मैं चावल उगाऊं उसमें, या तो मैं गेहूं उगाऊं उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस जमीन के टुकड़े को मैंने यूज किया राइस उगाने के लिए। क्या कर रहा, राइस, ठीक है। तो फिर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द राइस इज इक्वल टू क्या होगी, वीट की, क्योंकि जो मैंने छोड़ दिया है उसका लॉस जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो क्या हुआ, जो चीज छोड़ दी यानी गेहूं, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर राइस इज द वीट क्रॉप फोरगॉन। तो मैंने जो चीज छोड़ दी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन थे कि मुझे जो है वो 20,000 सैलरी मिल रही है, कहीं मैं मुझे 30,000 सैलरी मिल रही है, मैंने 30,000 वाली चूज करी, तो जो 30,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 20,000, जो चीज मैंने छोड़ दी है। तो जो चीज छोड़ देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब बात करते हैं यूटिलिटी अप्रोच की। देखिए यूटिलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक समझ के छोड़िएगा नहीं। यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। आपको कितने खुशी हुई खा के, या कोई चीज कम्युनिटी कंज्यूम करके आपको कितनी चीज खुशी हुई, चॉकलेट खा के आपको कितनी यूटिलिटी हुई, जीरो, या फिर टोटल यूटिलिटी, या फिर मार्जिनल, ये सारी यूटिलिटी आगे पढ़ते हैं। लेकिन सिंपल सा समझिए, यूटिलिटी का सिर्फ मतलब होता है सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, कोई भी कम्युनिटी कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करके आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला है वो यूटिलिटी मेजर करता है। इसमें दो तरीके का अप्रोच होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। देखिए कार्डिनल का सिंपल सा मतलब है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होता है वो कार्डिनल होता है यूटिल्स के अंदर, ठीक है। और जो ऑर्डिनल होता है बेटा उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम रैंक दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम बता तो सकते हैं, बट हम मेजरमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंकिंग की जाती है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनल। अब बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। कार्डिनल की जो एनालिसिस थी वो किसने दी थी, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ऑर्डिनल की यूटिलिटी एनालिसिस जे.आर. हिक्स एंड आर.जी. डी. एलन ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे से क्वेश्चन जरूर बनता है, किसने कौन सी जो थ्योरी है वो दी थी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कार्डिनल जो है वो लोग, हम लोग यूटिल्स के अंदर, जैसे हम लोग अपना पैसा रुपए में मेजर करते हैं, वैसे ये लोग यूटिल्स में करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे रैंक में कंपेयर करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी जो है बेटा वो आपके मार्शलन एनालिसिस के नाम से बोला जाता है, लेकिन और उसे क्वांटिटेटिव बोलते हैं क्योंकि नंबर्स में मेजर किए जाते हैं। ऑर्डिनल को जो है वो इंडिफरेंसेस कर्व में एनालिसिस किया जाता है। याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी यूज होती है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं फीचर्स, जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है मैम, यूटिलिटी से सब्जेक्टिव? देखिए यूटिलिटी सब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि हर लोग, जितने भी पर्सन है पूरे कंट्री में, अलग अलग, आपके घर की बात कर लेते हैं। कभी आपने देखा 4 लोग अगर आपके घर में रह रहे हैं तो चारों की सोच एक जैसी हो? आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है क्या कि आपकी जो मम्मी पापा की सोच है वही आपकी सोच है?
इम्पॉसिबल, यानी 1% अगर आप लगा लो हो तो। लेकिन देखो चारों लोगों की जो है, अगर मैं हूँ, मेरा भाई है या मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, अगर हम 4 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो हम चारों की थॉट्स बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। यानी अगर मेरी मम्मी कुछ जिस तरीके से सोचती है उस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं सोचती, जिस तरीके से मेरा ब्रदर सोचता है उस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं सोचती, हम चारों डिफरेंट है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि यूटिलिटी भी अलग अलग होती है, यानी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर पर्सन से अलग अलग होती है। अगर आपको पनीर पसंद है तो जरूरी नहीं कि आपके ब्रदर को भी पनीर पसंद हो। ये बात मैंने यहाँ पे सिंपल सी समझा दी। इसीलिए यूटिलिटी अगर मैं बात करूं, अगर किसी को चॉकलेट पसंद है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि दूसरा इंसान है ना, अगर किसी को चॉकलेट खाकर एकदम टोटल यूटिलिटी मिलती है, काफी हाई यूटिलिटी, ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसने डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई, उसको पसंद है, तो उसने खाया तो उसकी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं जिसको चॉकलेट ठीक ठाक पसंद है, अगर वो या पसंद ही नहीं है, अगर उसको मैं वो डेयरी मिल्क चॉकलेट देती हूँ बेटा, तो उसकी जीरो यूटिलिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की टेस्ट अलग अलग है। तो इसीलिए बोला जाता है यूटिलिटी सब्जेक्टिव, जरूरी नहीं कि एक इंसान को वो चीज खाकर, चॉकलेट खाकर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे को भी उतना ही मिले। ठीक है, ये किसी के पर्सनल टेस्ट के हिसाब से भी अलग हो सकता है, किसी के साइकोलॉजिकल के हिसाब से भी हो सकता है ना, किसी भी तरीके से जो है वो अलग अलग टेस्ट यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए बोला है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। दूसरा है यूटिलिटीज रिलेटिव। देखिए रिलेटिव का भी मतलब सिंपल सा यही है कि आपकी चॉइस के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, सेम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सब्जेक्टिव में आपको बोला था चॉकलेट, जरूरी नहीं कि अगर आपको चॉकलेट डेयरी मिल्क पसंद है तो सामने वाले को भी चॉकलेट पसंद हो, मैंने प्रोडक्ट सेम लिया था। लेकिन यूटिलिटीज रिलेटिव के अंदर प्रोडक्ट बेटा अलग होता है। जैसे कि मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैं ये बोलूंगी कि मुझे जो है आई प्रिफर बर्गर ओवर पिज्जा, यानी मुझे जो है वो बर्गर ज्यादा पसंद है पिज्जा से। तो मैंने दो प्रोडक्ट को कंपेयर किया यहाँ पर, मैंने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया है कि मुझे पिज्जा पसंद है, सामने वाले को पिज्जा पसंद है या नहीं है। मैंने अपने ही दो प्रोडक्ट में से चूज किया है कि नहीं, अगर मेरे पास दो चीज रखी है, किटकैट रखी है और डेयरी मिल्क रखी है, तो मैं कहूंगी नहीं मुझे तो डेयरी मिल्क पसंद है, मुझे किटकैट इतना पसंद नहीं है। इसीलिए बोला गया है यूटिलिटीज रिलेटिव, कि अगर दो चीजों में डिफरेंस करना अगर पड़ता है इंसान को, तो वो यूटिलिटी एकदम रिलेटिव हो जाती है। सब्जेक्टिव में सेम प्रोडक्ट होता है कि जो आपको पसंद है जरूरी नहीं दूसरे को पसंद है, लेकिन रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि दो प्रोडक्ट में से ही आपको चूज करना पड़ता है कि नहीं मुझे ज्यादा चाय पसंद है, कॉफी नहीं पसंद है। ठीक है, तो वो आप अपने बारे में बता रहे हो, अपनी ही चॉइस के बारे में, उसे बोलते हैं यूटिलिटी इज रिलेटिव। फिर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। देखिए बेटा जरूरी नहीं होता है कि जो चीज आपको खुशी दे वो आपके लिए यूजफुल ही हो, हार्मफुल भी तो हो सकती है। जो आपको चीज खुशी दे रही है, जो चीज कंज्यूम करने से, जो चीज खाने से, जरूरी तो नहीं कि वो आपके लिए अच्छी ही हो, वो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे कि जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, एक बात बताइए, जो सिगरेट्स पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, क्या वो उनके सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यूटिलिटी का यूजफुलनेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब उनको जो बेटा अल्कोहलिक होते हैं, अगर वो अल्कोहल पीते हैं तो उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आप उन लोगों से जाकर पूछिए। ठीक है, उनके लिए तो ये अमृत के बराबर होता है जो अल्कोहल पीते हैं, जिनको जो एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल के। तो उनको इससे अच्छी कोई चीज दुनिया में मिलेगी नहीं, तो उनको तो मैक्सिमम बहुत जो सेटिस्फेक्शन है बहुत मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ क्या वो उनके लिए यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं मैम, वो उनके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना भाई, यूटिलिटी तो है उनकी। तो इसीलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस का कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं होता। फिर है यूटिलिटी और मोरालिटी की, वही सेम चीज बात बोली गई है कि देखिए जो यूटिलिटी होती है ना उसका मोरालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन दे रही हो वो एथिकली सही हो। ठीक है, वो एथिकली सही हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, नाइफ है, नाइफ जो होता है चाकू, उससे हम सब्जियां काटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी नाइफ से मर्डर भी किया जाता है। आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या यहाँ पर है, कि कोई भी यहाँ पर जो है वो एथिकली करेक्ट करेक्ट हो वो जरूरी नहीं होता। जैसे अभी अगर आप किचन में यूज करोगे तो आप तो नाइफ से सिर्फ सब्जियां काट सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वही दूसरा कोई नाइफ यूज करता है तो किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी को हार्म भी कर सकता है। तो यूटिलिटी और मोरालिटी का भी कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं होता, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में बताया था। अब इनके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 110% 5 स्टार टॉपिक लगा लीजिए, ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अजम्पशंस आते हैं कार्डिनल अप्रोच के। देखिए कार्डिनल अप्रोच जैसे मैंने आपको बोला कि ये मार्शल एंड अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। दूसरा इसके अंदर जो है वो यूटिल्स के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रेशनैलिटी। देखिए हमारे कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, हमारे कंज्यूमर जो है बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ कौन सा पैसा लगाना है। ठीक है, उनको अपने प्रेफरेंस के बारे में पता होता है, तो सबसे पहले वो वही चीज खरीदते हैं जो जिससे उनको ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन या हाईएस्ट यूटिलिटी मिलती है। फिर लास्ट में वो चीज खरीदी जाती है जो जिससे उन्हें कम
यूटिलिटी मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने एक वो एक बहुत पुरानी एक स्टोरी है, मुझे एकदम नाम याद नहीं है, लेकिन एक हामिद करके एक लड़का होता है जो ईद पर उसकी जो दादी होती है, नानी होती है, दादी होती है, वो उसे एक कुछ रुपए देती है कि आप तुम जाओगे जब मेले में तो तुम जो चाहे अपने लिए खरीदो। लेकिन उसे पता था कि उसकी नानी के दादी के जो है वो हाथ जलते हैं रोटियां बनाते हुए, तो वो चिमटा लेकर आता है। अगर आपने वो स्टोरी किताबों में पढ़ी होगी तो, ठीक है, बहुत ही पुरानी स्टोरी है ये। तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले मेले में जाता है, तो वो सबसे पहले चीज वही खरीदता है जो उससे उसको हाईएस्ट यूटिलिटी मिलेगी, यानी वो सबसे ज्यादा खुशी उसको मिलेगी। तो वो चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, उसके बाद जो चीज उसको खरीदनी होती है वो खरीदता है। तो वही चीज बोलिए कि जो कंज्यूमर है वो बहुत रेशनल है बेटा, वो सबसे पहले वही चीज खरीदेगा जिससे उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले, बाद में वो चीज खरीदेगा जिससे उसे कम मिलता है। फिर है लिमिटेड मनी इनकम। देखिए हमारे कस्टमर्स के पास बहुत ही कम अमाउंट में पैसा होता है, ठीक है, तो उसको बहुत सेलेक्ट करके ही जो है वो खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वही चीज ज्यादा खरीदेगा जो चीज उसको बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है, वही चीज वो उसमें स्पेंड करेगा। फिर है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये तो पूरा इकोनॉमिक्स घूम फिर के यही आता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो हर समझदार आदमी यही चाहेगा कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है सबसे हाईएस्ट पे रहे। लिमिटेड इनकम। यूटिलिटी इज मेजरेबल, जैसे मैंने कहा कार्डिनल है तो कार्डिनल को हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं, जैसे वन यूटिल इक्वल टू वन यूनिट ऑफ मनी माना जाता है। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी बेटा गिरती चली जाएगी। ये क्या होता है मैम? अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपको अपने घर लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको एक आइसक्रीम का बड़ा सा प्यारा सा बॉक्स आपको बटर स्कॉच खिलाती हूँ आइसक्रीम का, आप पहला खाते हो आपको बड़ा हाई एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर मैं आपको कहूंगी आप दूसरा कप भी ले लो, तो मैं आपको दूसरा कप ऑफ आइसक्रीम देती हूँ, आप फिर खाते हो, आपको बहुत मजा आता है। फिर मैं आपको तीसरा कप भी देती हूँ, फिर मैं आपको चौथा कप भी देती हूँ, फिर मैं आपको पांचवा कप भी देती हूँ, छठे कप तक तो आप कहेंगे मैम प्लीज हमें तो उल्टी आ जाएगी, अब रख दो वापस, ठीक है ना। तो यही चीज बोली गई है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाते हो ना बेटा, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। पहली चीज खाने में वो जो मजा आता है, वो लास्ट वाली चीज में वो खाने में मजा नहीं आता ना। तो वही चीज बोली गई है यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप जो है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, जो आपकी यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। फिर है कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। देखिए कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब सिंपल सा यही है कि आपका एमयू ऑफ मनी रिमेन्स सेम होता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई पहली चीज खरीदते हो, जैसे मैंने 10 रुपए की कोई कोई भी एक पर्टिकुलर एक पेंसिल खरीदी, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर पेंसिल खरीदी, और मैं 10वीं बार भी अगर मैं 10 रुपए जाकर कोई चीज खरीदती हूँ ना बेटा, तो यूटिलिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी, सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, सेम रहेगा। ये कैसे सेम रहेगा मैम? देखिए ये जो बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं आपको एक बात करती हूँ, मेरे को किसी ने 10 रुपए दिए, मेरे पास 10 रुपए थे, मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं गई मार्केट और मैं ना वो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल खरीद के ले आई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे पसंद है, तो मैं लेके खरीद के आ गई, तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन वही मिला, ठीक है। फिर मुझे 10 रुपए मिले आगे से, तो 10 रुपए में मैं गई ना, तो मैं ग्राफ पेपर खरीद के ले आई, फिर मुझे 10 रुपए दिए गए, फिर मैं 10 रुपए गई, तो मैं जो हूँ अपना कोई भी कुछ भी कंपास खरीद के ले आई, फिर मुझे 10 रुपए मिले, तो फिर मैं वही, तो मेरा सारा सेटिस्फेक्शन बेटा वो सेम ही रहेगा। चाहे मुझे आखिरी के 10 रुपए भी दे देते हैं आप 10वीं बार भी, तब भी मैं कुछ और खरीद के ले आऊंगी, तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे सेम रहने वाला है। उसे बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिर यूटिलिटीज एडिटिव। देखिए यूटिलिटी तो एडिटिव होती है, सबको टोटल करके टोटल यूटिलिटी बनाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा टोटल यूटिलिटी, जब आप यूटिलिटी 1 2 3 4 सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो एडिड टुगेदर, ऐड करने के बाद क्या निकल के आता है, टोटल यूटिलिटी निकल कर आती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब आते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल की भी तो बेटा कुछ होती है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर सबसे पहले रेशनैलिटी, वही सेम चीजें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कस्टमर रेशनल होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें सबसे पहले वही चीज खरीदनी है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसमें हम रैंक करते हैं, नंबर नहीं करते, नंबरिंग में मेजर नहीं करते, रैंक देते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहते हैं ना कभी कभी कि मुझे ना फर्स्ट नंबर पे तो ये वाली चीज पसंद आई, सेकंड नंबर पे ये वाली चीज पसंद आई, थर्ड नंबर पे ये वाली चीज पसंद आई। फिर है ट्रांसटिविटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस। देखिए ट्रांसटिविटी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर कहती हूँ यहाँ पर कि ए से बी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ। ट्रांसटिविटी हर बार आगे आएगा, फिर बार बार एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, एक बार सबको समझा देती हूँ ट्रांसटिविटी होती क्या है।
देखिए ट्रांसिटिविटी ये होती है, अगर सपोज करिए कोई गुड है ए, ठीक है, तो मैंने चूज किया ए से बी में, मैंने चूज किया ए को। भाई मेरे पास दो प्रोडक्ट थे, मैंने चूज किया ए से बी को, ठीक है। फिर मेरे पास दो और प्रोडक्ट आ गए बी और सी में से, तो मैंने चूज किया बी को, ठीक है, मैंने चूज किया बी को। तो डायरेक्टली अगर मैं चाहूँ तो मैं ए को सी से चूज कर सकती हूँ ना। ट्रांसिटिविटी आपने पढ़ी होगी ये चीज, कि अगर आपको दोनों में से कोई ए टू बी है और बी टू सी है, तो ए टू बी में अगर आपने ए को चूज किया, बी टू सी में आपने बी को चूज किया, तो अब डायरेक्टली ए इक्वल टू सी हो जाता है। तो आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। व्हेन ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घूम फिर के इन्हीं दो प्रोडक्ट्स में से चूज करोगे। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ चीज आ जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ग्राफ सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी भी तो हो जाता है ना। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, वो उसी वही वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया गया, ठीक है। फिर होता है नॉन सेटाइटी। देखिए नॉन सेटाइटी का मतलब ये होता है कस्टमर कभी भी सेटिस्फेक्शन में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर लालच बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर डिजायर बहुत ज्यादा है। हम अगर हमें अभी साइकिल पे थे, साइकिल से फिर बाइक आ जाती, बाइक से फिर हमारे पास गाड़ी आ जाती, गाड़ी के बाद हमारे पास थार आने की होती, फिर हेलीकॉप्टर मांग लेंगे हम, अपना खुद का जेट प्लेन मांग लेंगे। मतलब ऐसा है कि हमारी जो डिजायर होती है, ह्यूमन वांट्स, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम कभी भी एक पर्टिकुलर सेटाइटी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाता कस्टमर। इसे बोलते हैं नॉन सेटाइटी। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है, ये अप्लाई होगा इंडिफरेंस कर्व के अंदर, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट ज्यादा पाने के लिए हमें दूसरा प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 बनाना है और मेरे पास 4 चॉकलेट है, तो मैं बोलूंगी आप मुझे एक चॉकलेट और दे दो, तो मेरी 5 हो जाएगी, बदले में आप मेरे से 2 केला ले लो। यानी मैंने एक गुड्स लेने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस कर दिया, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व एक सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर आप कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन चूज करते हो, तो आपको हर जगह पर बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे आप 10 एप्पल ले लीजिए और 20 बनाना ले लीजिए, चाहे आप 30 एप्पल 12 बनाना ले लीजिए, आपको सेम सेटिस्फेक्शन बेटा यहाँ पे मिलेगा। आप देख रहे हो ग्राफ में मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ पर आपको क्या है, हर जगह सेम यूटिलिटी मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी गुड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो चूज कर लीजिए। चाहे आप 10 बनाना 10 केले का कर लीजिए, चाहे आप 20 एप्पल और 5 बनाना का कर लीजिए, आपको हर जगह इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बोलता है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आता है इसके अजम्पशंस में से और प्रॉपर्टीज में से। सबसे पहला अजम्पशन है इसका टू कमोडिटीज। देखिए यहाँ पे हमेशा दो कमोडिटीज होती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या होती है, दो कमोडिटीज होती है। कंज्यूमर के पास फिक्स्ड मनी होता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिसको उसको दो सामान पे क्या करना होता है, खर्च करना पड़ता है। फिर है इसके बाद नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी भी मैंने आपको बताया, ह्यूमन डिमांड्स की कभी खत्म नहीं होते, ये लोग कभी सेटाइटिव पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं पाते। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया एक सामान एक्स्ट्रा पाने के लिए दूसरे सामान का सेक्रीफाइस कर देना, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी यूज होती है, याद रखिएगा। ट्रांसिटिविटी में अभी आपको समझा चुकी हूँ, ट्रांसिटिविटी कि ए से अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं वही अगर एग्जाम्पल लेती इसका, तो मैं अगर सामान आपको यहाँ पे रख देती, समझ लीजिए ये मेरे पास है चॉकलेट, ठीक है, ये मेरे पास है चॉकलेट और पिज्जा, तो चॉकलेट और पिज्जा में से मैंने चॉकलेट चूज किया। फिर पिज्जा में से और एक मिनट, और पिज्जा में से और कुछ बता देते, केक। पिज्जा और केक में से अगर मुझे चूज करना हुआ, तो मैंने पिज्जा चूज कर रहा। तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा पॉइंट यहाँ पर था सी वाला, इसमें मैंने क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, मैं खुद ही भूल गई प्रोडक्ट बना के, देखो। एक मिनट, पहला वाला प्रोडक्ट मैंने कुछ बनाया था ना, सी से दो दो सी हो गया ना केक के चक्कर में, वो वाला सी में भूल गई कि वो मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, चॉकलेट था, सॉरी, अब याद आया। चलो अलग अलग ले लेते हैं। अगर मान लो एप्पल है, बनाना है, ठीक है, मैं आपको ए बी और कोई और सी से कौन सा फ्रूट होता है, चीकू, चीकू है, जिसे इंग्लिश में सपोटा बोलते हैं, ठीक है, चीकू। तो अगर मैं बात करूं ए और बी में, तो किसी ने मुझसे पूछा कि एप्पल और बनाना में से क्या चूज करेंगे, तो मैंने बोला भाई मैं एप्पल और बनाना में से मैं एप्पल चूज करूंगी, तो मैंने ए चूज कर लिया। फिर बोला बनाना और चीकू में से क्या चूज करोगे, मैंने कहा बनाना चूज करूंगी। तो डायरेक्टली मैं बात करूं तो मैं ए के पास सी से जा सकती हूँ, यानी एप्पल और चीकू में से मैं कोई एक प्रेफरेंस फिर से बता सकती हूँ कि एप्पल या चीकू। तो यही सिंपल सा मतलब है। इस तरीके से आप घूम फिर के जो है वो दो ही प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना, कॉम्बिनेशन बनाना होता है।
ठीक है, चलिए मैंने आपको सारे बता दिए इसके, यही से क्वेश्चन आएगा, 110% लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्लो जो है उसका नीचे की तरफ जा रहा है, अब देख रहे हो ना स्लोप नीचे की तरफ जाता है, स्लोप जो है इसका वो नीचे की तरफ जाता है, राइट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाता है। क्यों जाता है मैम? देखिए ना तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ना ही ये अपवर्ड रहेगा, ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि आप कंज्यूमर जो है ना बेटा, वो एक कॉमोडिटी ज्यादा पाने के लिए उसको कुछ दूसरी कॉमोडिटी देनी पड़ती है, इसीलिए कंज्यूमर जो होता है ना वो हमेशा सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्लीज मुझे 5 एप्पल, एक एक्स्ट्रा एप्पल दे दीजिए, मैं आपको 2 बनाना दे देती हूँ, ठीक है, आप मुझे एक एक्स्ट्रा एप्पल दे दीजिए, मैं आपको 2 बनाना अपने में से दे देती हूँ, तो यानी मैंने एक एक्स्ट्रा लेने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस किया, तो मैं सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे रहती हूँ कांस्टेंट इनकम के साथ, इसीलिए ये जाता है लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ, क्योंकि ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ये जाता है नीचे। फिर है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भी यही होता है, सी की तरह बनता है, सी की तरह बना हुआ है ना, देखिए कॉन्वेक्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो बेटा ये कॉन्वेक्स क्यों बोला जाता है? कॉन्वेक्स इसीलिए बोला जाता है कि जब कंज्यूमर जो है ना सब्स्टिट्यूट करता है कि भाई एक गुड्स ज्यादा ले लो और एक गुड्स कम कर दो, मेरा सेक्रीफाइस कर दो, तो इसमें क्या होता है, जो एक गुड्स होता है ना, एक गुड होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स है, तो एक्स एप्पल समझ लीजिए, तो ये एप्पल जो होगा ना, अगर ये एप्पल इंक्रीज होगा तो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये जो आप एक्स देख रहे हो समझ लो ये एप्पल है, तो ये एप्पल जो है ये आपका क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वही जो गुड है वो वाई वाला वो कम हो रहा है, लेकिन वो कम कम अमाउंट्स पे होगा। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल सिंपल सा बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास थे 10 बनाना, ठीक है, पहले वाली फेज में, और यहाँ पे मेरे पास थे 20 ले लेते हैं 20 एप्पल, तो मैंने बोला प्लीज आप मुझे एक एक्स्ट्रा एप्पल दे दो ना, तो वो मुझे 21 एप्पल कर देगा अगली बार में, और मैं कहूंगी इसके बदले में 2 मेरे से ले लो, तो यहाँ पे कितने बचे 8, ठीक है, तो बहुत स्मॉलर स्मॉलर पे। फिर मैंने कहा एक और दे दो मुझे एक्स्ट्रा, तो वो 22 दे देगा। अब वो क्या कहेगा, आप मुझसे एक ले लो बनाना बदले में 7, यानी धीरे धीरे वो कम ही कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर कहेगा एक और दे दो, ठीक है 21, तो वो ऐसे करते करते धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है। वो ये बोलता है कि धीरे धीरे ये तो सेम पे बढ़ रहा है, आप एक एक प्रोडक्ट देख रहे हो सेम पे बढ़ रहा है एक एक एक, एक से, लेकिन ये क्या है, स्मॉलर पे, स्मॉलर अमाउंट पे डिमिनिश होता है, ठीक है, कम कम पे, एकदम से थोड़ी ना दे देगा, नहीं तो फिर अगर ज्यादा फिर बैलेंस नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों चीजें बेटा, अगर एक ज्यादा दे दी उसने, एक ज्यादा ले रहा है, अगर एक पॉइंट ले रहा है वहां से उसने कम करना शुरू कर दिया दूसरा वाला फ्रूट, तो ये बैलेंस नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो इतना ही सब्स्टिट्यूट करता है जितना बैलेंस में रहे, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज होता रहेगा सेम, ठीक है, सेम इक्वल अमाउंट से, लेकिन जो दूसरा घटेगा वो स्मॉलर अमाउंट से घटता है, इसी के लिए इन दिस को ये कर्व जो बनता है इसका कॉन्वेक्स का बनता है। एकदम से नहीं कह देंगे कि भैया मेरे पास तो 10 एप्पल है, आप एक एप्पल दे दो, आप मेरे 8 बनाना ले जाओ, इतना थोड़ी ना कोई देगा। आप दे दोगे क्या? कोई नहीं देता इतना, कम, बहुत ही स्मॉलर अमाउंट पे काम करते हैं। फिर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, देखिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते? आपने पढ़ा होगा हायर जितना रहता है उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है, तो इसीलिए कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है बेटा, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप चूज कर लीजिए, मैंने बोला ना, आप चाहे 10 एप्पल 2 बनाना कर लीजिए, चाहे 20 एप्पल 4 बनाना कर लीजिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है, इसीलिए ये लोग कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट है आपका हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा बेटा ऊपर बनता जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, और बनाते जाओ और हायर, और बनाते जाओ और हाई सेटिस्फेक्शन, और हाई सेटिस्फेक्शन, जितना जितना हाई कर्व बनता जाएगा उतना उतना सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए बोलते हैं हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही था, और मैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल कहते हैं ना शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो, नहीं तो इकोनॉमिक्स ऐसा मिक्स हो जाता है जो आप लोग कभी निकल नहीं पाएंगे। कभी भी मिक्स मत करिए, हर चीज को अलग अलग से पढ़िए, नहीं तो सब कुछ एकदम मिक्स हो जाएगा। कह रही डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या थी, कार्डिनल की क्या थी, ऑर्डिनल की क्या थी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इसलिए कभी भी एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें, अलग अलग टॉपिक को पढ़े बट ढंग से पढ़े, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आपके आगे डिमांड है, आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शंस वगैरह है, वो मैं लेकर आऊंगी। तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।